हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। तो हमने इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट जो कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने पहले तो सबसे पहले पढ़ा था कि सेल थ्योरीज वगैरह क्या होती है, कि कोशिका एक है क्या वास्तव में, ठीक है। तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट की दी हुई थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने सेल वॉल को डिटेल में डिस्कस किया एंड सेल मेम्ब्रेन को। लास्ट लेक्चर में मैं आपको कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा रही थी, जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में वैसे तो अपन बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि है ना, सारी चीज़ें हमने बात करी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपके लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और लिपिड और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से आपस में बनी रहती है, इस बेसिस पर हमने 3 मॉडल्स को पढ़ा था। कोशिका झिल्ली के 3 मॉडल थे, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन यानी इकाई कला मॉडल, और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने देखा कि वो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, कि मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन, पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, कि कोशिका के अंदर एंट्री करवानी है अगर मटेरियल्स की तो वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। कोशिका के बाहर अगर किसी चीज़ को भेजना है, सेल से बाहर भेजना है किसी मटेरियल को, तब भी हमें सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस बारे में हमने पढ़ा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग कि हायर कंसंट्रेशन से मटेरियल अपनी लोअर कंसंट्रेशन में आता है तो उसको अपन कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। अगर कोई पदार्थ अपनी लो कंसंट्रेशन से यानी निम्न सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता में आता है तो उसको वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है, एक्टिव का मतलब सक्रिय है। देखो सिंपल सी चीज है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और आपके पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सक्रिय परिवहन। देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी सक्रिय परिवहन की बात आती है एक्टिव का मीनिंग होता है, ठीक है ना। एक्टिव मीनिंग का क्या है, देखो लो कंसंट्रेशन से कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन में अगर मूवमेंट करता है तो उसको अपन कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता तक की तरफ, ठीक है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ अगर किसी भी पदार्थ का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको एक इस तरीके से समझिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी जो है ना वो यहाँ पर खर्च होगी, ठीक है ना, एनर्जी जो है वो यहाँ पर खर्च होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, निष्क्रिय परिवहन के अंदर आपको क्या मिलेगा कि वो हायर कंसंट्रेशन से, कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए पैसिव के अंदर किसी भी तरीके की आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना, एटीपी खर्च नहीं करने पड़ते हैं निष्क्रिय परिवहन में। तो एक बात समझना, निष्क्रिय की बात की जाए, पैसिव की बात की जाए, तो उसमें क्या हो रहा है, हाई टू लो जाया जा रहा है, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जा रहे हैं, है ना। कोई भी पदार्थ अपनी हाई कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति कर रहा है। अब सपोज कीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि देखिए सपोज कीजिए कि एक क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक है जो हमेशा टॉप पे आता है, हमेशा फर्स्ट रैंक से जो है वो पास होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, वो हाई पर है, यानी वो अपनी हाई पोजीशन पर है, ठीक है। एक है जो बिल्कुल है ना डफर अपन कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसके मार्क्स हमेशा ही बहुत कम आते हैं, ले दे के वो पास हो जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा किसी एक स्टूडेंट को जो फर्स्ट आ रहा था, मैंने उसको कहा कि तुम्हें जो है वो इस बार मार्क्स कम लाने हैं। हालांकि मैं बोलूँगी नहीं ऐसा, ठीक है ना, क्यों बोलेंगे भाई, किसी अच्छा है कि भाई वो जो है वो अपने मार्क्स लेकर आ रहा है ना। कभी सोच के देखिए कि उसका ही मन बन जाए कि भाई मेरे को तो इस बार है ना पढ़ना है, मेरे को इस बार पढ़ना ही नहीं है, मुझे जो है वो मार्क्स लेकर आने ही नहीं है। अगर सोचो फर्स्ट रैंक आने वाला स्टूडेंट, ठीक है ना, जस्ट सपोज कि फर्स्ट रैंक आने वाला स्टूडेंट को कहा जाए कि तुम लास्ट आओ, तो क्या उसको कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी? कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी उसे, ठीक है ना, किसी तरीके की कोई एनर्जी उसे नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो हाई से लो आ रहा है। हाई से लो आने के लिए उसको
नॉर्मल रहना पड़ेगा, उसको किसी तरह से कोई मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो अपने आप ही लो मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो है ना, अब ये चीज़ है कि जैसे हम सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं आपको पढ़ना है और आपको हमेशा हाई मार्क्स लेकर आने हैं, है ना, आपको पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है। तो मतलब अब अगर किसी को कहती है, वो जो बिल्कुल लोअर ग्रेड स्टूडेंट था, उसको कहा कि तुम्हें टॉप पे आना है, इसका मतलब उसको लो से हाई में जाना है, लो से हाई में जाना है, तो निम्न से उच्च में जाना है, उच्च स्तर पर जाना है उसको, तो उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा यही होता है कि जब भी कभी अपन नीचे से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। सिंपल बात है, सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें बहुत मेहनत लगती है और उतरने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से अगर लो से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं तो जो कोई भी चीज़ हो वो एक्टिव होगा, हमेशा सक्रिय होगा ज़्यादा, क्योंकि उसको एनर्जी लगानी पड़ती है। हाई से लो आने में कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, निष्क्रिय परिवहन जो होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, वो उसके अंदर आपको किसी तरीके की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, किसी तरीके की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एटीपी खर्च नहीं होंगे। जबकि सक्रिय परिवहन के अंदर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाना है तो एटीपीज बिल्कुल लगेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखो। तो किसी भी मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक सेल के अंदर, वो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, क्योंकि वो क्या होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन का कैसा नेचर होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि परमिएबिलिटी के बेसिस पर, पारगम्यता के आधार पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली पारगम्यता के आधार पर किस प्रकार की होती है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, ठीक है ना। चलो, ये तो बात हो गई अपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। कोशिका झिल्ली जो है वो एक कोशिका की आउटर कवरिंग बना के रखती है, एक सेल की जो है वो सबसे बाहरी परत बना के रखेगी, ठीक है, जो उस सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली है उनको भी प्रोटेक्शन देगी, ठीक है ना। जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सभी को प्रोटेक्शन देने का काम जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली का होता है, ठीक है ना। इस बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली। तो सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक एकदम हमें क्लियर हो जाना चाहिए। आज हम स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है प्रोटोप्लाज्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य देखिए, प्रोटोप्लाज्म जो है ना, इसको एक सिंपल सी अपन बात कर सकते हैं कि देखिए, इसकी डेफिनेशन अगर हमें बतानी हो, ठीक है ना, एक सिंपल सी चीज़ है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो टोटल फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। कोशिका में उपस्थित संपूर्ण द्रव जीव द्रव्य कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पर हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि एक सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट जो आपको दिखाई देगा उस सभी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन वास्तविक अर्थ देखा जाए ना, प्रोटोप्लाज्म जो है वो पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं होता, पूरी तरीके से लिक्विड मटेरियल नहीं पाया जाता, है ना। उसके अंदर कुछ आपको सॉलिड मटेरियल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ठोस पदार्थ जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये एक तरीके का सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, सेमी या फिर आप कहते हो सेमी फ्लूइड, ठीक है ना। क्या होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है, ये अर्ध तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तो सेमी फ्लूइड जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये कंप्लीटली आपको लिक्विड स्टेट में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, सेमी फ्लूइड होता है। अब हमने कहा टोटल फ्लूइड जो सेल में होता है उसी को अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, एक कोशिका के अंदर हम बात करें तो उसका जो मेन कोशिका द्रव्य है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और
केंद्रक के अंदर उपस्थित उसका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिलाकर ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मतलब यही टोटल फ्लूइड जो है वो आपको प्रोटोप्लाज्म जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात करते हैं अपन, ठीक है ना, सिंपल से लेकर एकदम डिटेल्स में जाएंगे अपन इसमें। देखिए यहाँ पर हो गया ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये हो गया आपके न्यूक्लियोप्लाज्म जो केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को मिलाकर ही अपन कहते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म ये हो गया। अब साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है और न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, दोनों को आप दोनों के फंक्शन समझ लो, वही प्रोटोप्लाज्म के फंक्शन है। जैसे देखिए साइटोप्लाज्म अगर नहीं होता तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी और सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो न्यूक्लियस से अटैच होता है ना, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है ना, रिक्तिकाएं हैं, लाइसोसोम है, स्फीरोसोम्स है, ग्लाइऑक्सीसोम्स है। मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं उनको रहने के लिए एक फ्लूइड मीडियम की ज़रूरत होती है, एक तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो जो फ्लूइड मीडियम है वही प्रोटोप्लाज्म अवेलेबल करवाता है। जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको डीएनए देखने को मिलेगा, आरएनए का निर्माण यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। आरएनए का निर्माण यहाँ पर होगा, लेकिन आरएनए बाद में न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में ही आ जाता है। तो कुल मिला के किसी ना किसी फ्लूइड के अंदर तो देखने को मिल ही रहा है आरएनए, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर आपको केंद्रिका देखने को मिलेगी, है ना, केंद्रक के अंदर आपको केंद्रिका देखने को मिलती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, क्या होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, केंद्रिका, जो कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि केंद्रक के अंदर भी आपको न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। खुद का केंद्रक का भी अपना एक कंपोजिशन होता है, ये अपन जब न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। तो देखिए न्यूक्लियस ने इन सभी ऑर्गन्स, इन सभी सेल ऑर्गेनेली को रखने के लिए, ठीक है ना, इन सभी सेल ऑर्गेनेली या फिर हम कहते हैं कोई भाग इसका, ठीक है ना, उसको रखने के लिए एक फ्लूइड मीडियम दिया। तो अगर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता तो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोलस वगैरह जो है वो कहाँ रहते, ठीक है ना, कहाँ रहते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया कि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोलस को क्या करेगा, एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करवाएगा, एक द्रव तरल माध्यम जो है वो उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद अपन साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म में तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी यानी अंतःपद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडीज देखने को मिलेंगी, गोल्जिकाएं, लाइसोसोम मिलेगा, लाइसोसोम मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे राइबोसोम वगैरह हो गया आपके, ठीक है ना, राइबोसोम शॉर्ट में लिखते हैं। इसके अलावा जितने भी फूड मटेरियल है, जैसे कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन की ग्रैन्यूल्स हो गई, ग्लाइकोजन की कणिकाएं हैं, वसा की कणिकाएं हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये सभी के सभी जो है वो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। मतलब इतने सारे सेल ऑर्गेनेली कोशिकांग, और साथ साथ में जो अपन कहें फूड ग्रैन्यूल्स हैं, जो भोजन की जो कणिकाएं हैं, वो सभी कहाँ रहती है, कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो वास्तव में देखिए कि ये सभी जो फंक्शन कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको एक मीडियम मिला है। जैसे मतलब अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी सेल से निकाल कर बाहर रख दोगे, ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा नहीं रह पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो कभी भी रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म की मदद से ही होता है, ठीक है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बात करेंगे अपन, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन के लिए कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और साथ साथ में साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर रेस्पिरेशन करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो एक फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, वो बंद हो जाएगी, और रेस्पिरेशन बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि भाई इंसान की लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, किसी की लाइफ पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो। विदाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं है,
ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए ये ज़रूरी था। इसके अलावा बहुत से काम होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी है, कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो कोई किसी चीज़ का सिक्रीशन कर रहा है। गोल्जी बॉडी का काम जनरली स्त्रवण करना होता है, बहुत तरीके के सिक्रीशंस करता है, ये आएंगे अपन गोल्जी बॉडी पर भी। लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है, पाचन में हेल्प करता है। राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, राइबोसोम का फॉर्मेशन केंद्रिका करती है, लेकिन केंद्रिका पाई कहाँ जा रही है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। सो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर केंद्रिका जो राइबोसोम जो है ना वो बनते अंदर है न्यूक्लियस में, लेकिन वो अगेन वो हर जगह पर आपको मिलेंगे। साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम मिलते हैं। कुल मिला के ये सभी जितने भी सेल ऑर्गेनेली है ये सभी अपनी बॉडी के बहुत सारे फिजिकल फंक्शंस को कर रहे हैं, केमिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स जो अपनी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी है उन सभी को करने में प्रोटोप्लाज्म हेल्प करता है, ठीक है। सो देखते हैं अपन, देखें प्रोटोप्लाज्म कौन कौन सी एक्टिविटीज को करवाने में हेल्प करता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे पहले मूवमेंट, गति के अंदर, गति के लिए जो है ना, गति करने के लिए, मूवमेंट के लिए प्रोटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जैसे हमने बात करी रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन यानी श्वसन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना, प्रोटोप्लाज्म के पास। उसके बाद में आपके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, प्रजनन में भी हेल्प आती है, ठीक है ना। ये अपन रिप्रोडक्शन का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था कि भाई साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, उसी के कारण रिप्रोडक्शन हो पाएगा। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सभी के अंदर आपको डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन, तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ये चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। तो प्रजनन में हेल्प करता है। इसके अलावा जीवन को चलाने के लिए लाइफ साइकिल में भी हेल्प करेगा, ये जीवन चक्र को चलाने में, क्योंकि बिना कोशिका द्रव्य के तो कोशिका में कोई काम ही नहीं होंगे। विदाउट साइटोप्लाज्म तो कोई फंक्शन ही नहीं होना, तो लाइफ साइकिल तो चलाएगा ही चलाएगा, साफ सी बात है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, मूवमेंट में हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, लाइफ साइकिल हो गया। हाँ, इसके अलावा ले लेते हैं अपन, डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है, या पाचन में भी मदद करता है, ठीक है, पाचन में मदद करेगा। इसके अलावा आप ले लीजिए लाइसोसोम की बात कर लो। लाइसोसोम क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसका पाचन कर लेगा, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल्स से बाहर निकाल देता है ना। बॉडी से हमारी क्या हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी कर रही है वो सब के सब वास्तव में प्रोटोप्लाज्म में हो रहे हैं। तो लाइसोसोम जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके द्वारा वो भी बाहर निकलते हैं, मतलब एक्सक्रीशन का काम, उत्सर्जन भी हो रहा है इनके थ्रू। एक बात को सोच के देखना, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो ये सभी होते ही नहीं ना, सारे कोशिकांग जो सारे सेल ऑर्गेनेलिया है वो पाए ही नहीं जाते, सिंपल सी चीज़ है ये तो, ठीक है। तो जितने भी अपनी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, इसके अलावा भी और फंक्शंस हो रहे हैं, सभी कार्य जो हैं वो प्रोटोप्लाज्म के ही है वास्तव में, ठीक है ना। ये वास्तव में प्रोटोप्लाज्म के ही कार्य है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारी बॉडी की जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने में हेल्प करता है। जैसे एक साइंटिस्ट थे, हक्सले नाम था उनका, हक्सले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? भौतिक आधार, ठीक है। ये लाइन आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा था, ठीक है ना। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का या किसी के भी जीवन का भौतिक आधार जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, ठीक है ना। ये बात कही थी हक्सले ने, ठीक है। जबकि जो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड था वो दिया था पुरकिंजे ने, ठीक है ना। पहले भी बता रखा है आपको कि J.E. पुरकिंजे जो थे उन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दी थी, शब्द प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने दी थी, ठीक है ना। इन्होंने जो है वो वर्ड
टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जबकि इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार जो था वो हक्सले ने कहा था। ठीक है ना, क्लियर हो जानी चीज़ें, क्लियर हो जानी चाहिए आपको ये सारी चीज़ें कि भाई प्रोटोप्लाज्म वास्तव में क्या है। बहुत ही इजी सी चीज़ है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि वास्तव में इसमें ऐसा क्या पाया जाता है ना, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। चलो डिटेल में आते हैं थोड़ा सा इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका सबसे पहले अपन अगर केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन, तो जैसे देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट पाया जाएगा वो होता है हमेशा वाटर का। जो जल होता है वो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग आपको 75% से 85% तक वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे और बात करते हैं। जैसे इसके अलावा इसमें प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगी। प्रोटीन आपको लगभग 7 से 8% तक मिलती है, 7 to 9 या 8% तक मिलती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा होती है उसका अमाउंट थोड़ा कम होता है, 2% से लगभग अपन कह सकते हैं 2.5%, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है ना, इतना ही पाया जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो शुगर का जो अमाउंट होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में एक पर्टिकुलर हमेशा फिक्स बना रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपन फैट की बात करें, फैट पाया जाता है इसमें, इसका अमाउंट थोड़ा और कम होता है, 1% to 1.5%, 1.5% पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अकार्बनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका अमाउंट आपको ये फैट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। फैट जो होती है इसी के बराबर आपको जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है, सब पे आते हैं अपन एक एक करके। इसमें आरएनए का जो परसेंटेज है वो आपको लगभग 0.7% के आसपास मिलेगा। एंड डीएनए जो होता है, डीएनए का परसेंटेज बहुत कम होता है, वो होता है 0.4%। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर हम बात करिए कि भाई इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, तो ठीक है, कॉम्पोजिशन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर या पूरे प्रोटोप्लाज्म में आपको डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं। कोशिकांग जो है वो बहुत सारे पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक एक पे देखते हैं अपन कि देखिए वाटर सबसे ज़्यादा जो है वो क्या पाया जाता है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वाटर जो है इसके अंदर 75% टू 85% आपको देखने को मिलेगा। देखो पानी, वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा इसमें, लेकिन कुछ अलग अलग सेल्स होती हैं जिनमें वाटर का कंटेंट भी अलग अलग होता है। जैसे कि आपकी जो ब्रेन सेल्स है ना, ब्रेन सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो परसेंटेज आपको वाटर का देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कि एक और बात करते हैं अपन, ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, है ना। तो देखिए आप अच्छे से देखिए इसके केमिकल कॉम्पोजिशन को देखिए कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर जो है आपको इसके अंदर वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो वाटर जो है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमेशा ही एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना। देखो कुछ जो जलीय पादप हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर आपको वाटर का अमाउंट और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर अगर अपन वाटर की बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पादप, जलीय पादप, तो एक्वेटिक प्लांट्स में आपको लगभग 95% तक वाटर का अमाउंट मिलता है। ठीक है ना, वाटर जो है आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपकी ब्रेन सेल्स होती है, जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, उसके अंदर भी आपको, ब्रेन सेल्स के अंदर भी आपको, ब्रेन सेल्स, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उनमें भी आपको लगभग 95% तक वाटर आपको देखने को मिलेगा। मतलब सबके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये तो मैंने एक जनरल अमाउंट बताया आपको, ठीक है ना। हर सेल्स के अंदर ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि इसमें इतना ही अमाउंट है, ठीक है ना। पर्टिकुलर रेशियो कुछ डिवाइड होते हैं, तो उसी रेशियो के अंदर जनरली वाटर पाया जाता है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स हो गए जैसे, ठीक है ना, जलीय पादप हो गए, उनमें आपको, और ब्रेन सेल्स में आपको लगभग 95% तक वाटर देखने को मिलता है। ठीक है ना,
बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी, देखो ब्रेन सेल्स में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी काम जो है वो फंक्शंस चल रहे होते हैं, तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एक्वेटिक प्लांट्स तो है ही, सबमर्ज्ड हैं पानी के अंदर, तो उनके अंदर तो वाटर जाहिर सी बात है ज़्यादा हो गए। लेकिन इसके अलावा जैसे बात करें अपन सीड सेल्स, बीज की कोशिकाएं, जो सीड सेल्स होती है इनके अंदर आपको लगभग 10 to 15% तक वाटर देखने को मिलता है, ठीक है ना। सीड सेल्स के अंदर जो वाटर होता है वो थोड़ा कम होता है, 10 to 15% ही मिलेगा। और सबसे कम वाटर जो होता है वो बोन्स की सेल में होता है, हड्डियों में होगा, ठीक है ना। जो बोन सेल्स हैं, अस्थि कोशिकाएं, ठीक है ना, बोन सेल्स के अंदर लगभग आपको केवल 5% तक ही वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वाटर का अमाउंट जो है ना वो अलग अलग जो है वो वेरी कर सकता है डिफरेंट काइंड्स की सेल्स के अकॉर्डिंग, कि ब्रेन सेल्स में आपको ज़्यादा मिल गया, एक्वेटिक प्लांट्स में ज़्यादा मिल गया, ठीक है। सीड सेल्स के अंदर आपको थोड़ा कम मिलेगा, जबकि बोन सेल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, सॉरी कम मिलेगा, सबसे कम बोन सेल्स के अंदर होता है, अस्थि की कोशिकाओं में। तो ये चीज़ आपके हो गई प्रोटोप्लाज्म का, जो कौन कौन से फंक्शंस पाए जाते हैं, फंक्शन क्या, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जीव द्रव्य में किस प्रकार का रासायनिक संगठन मिलेगा। देखिए इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो 7 से 9% है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम होता है क्योंकि पर्टिकुलर अमाउंट शुगर का बना रहना चाहिए सेल में, वरना शुगर बढ़ सकती है ना, आप जानते हो। फैट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं इनका परसेंटेज लगभग सिमिलर होता है, ठीक है ना। फैट जो होती है अब ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत ही वेरी करता है। आरएनए और डीएनए के परसेंटेज आपको आरएनए ज़्यादा मिलेगा जबकि डीएनए थोड़ा कम मिलता है इसके अंदर, ठीक है ना। डीएनए ही वास्तव में आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो सोच के देखिएगा, जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोटोप्लाज्म में मिल रही है तो ये हमारा भौतिक आधार क्यों ना हो, हमारे जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है ये बिल्कुल होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा देखिए साइंटिस्ट काफ़ी सारे आए थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में अपना अपना नॉलेज दिया। जैसे सबसे पहले 1882 के अंदर बुटचिली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्वियोलर थ्योरी दी थी। काफ़ी सारी थ्योरीज जो है वो इसके बारे में दी गई थी, है ना। बुटचिली साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो है वो एक थ्योरी दी थी जिसको कहा था एल्वियोलर थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल उसमें कुछ एल्वियोलाइज के, छोटी छोटी एल्वियोलाइज जो है वो पाई जाती है, ठीक है। वैसे और भी आगे साइंटिस्ट आए, जैसे ऑल्टमान साइंटिस्ट आए थे। ऑल्टमान ने जो है वो आगे जाकर के और भी थ्योरीज दे दी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई रेटिकुलर थ्योरी जो होती है वो उन्होंने दी थी, ऑल्टमान ने दी थी रेटिकुलर थ्योरी, कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म है वो बिल्कुल पूरा रेटिकुलर के समान होता है, जाली का वत पाया जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करें, चलो देखिए प्रोटोप्लाज्म अब कैसा होता है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, तो इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए थे। चलो देखते हैं अपन, कुछ एक साइंटिस्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे बुटचिली। बुटचिली साइंटिस्ट ने जो है वो एल्वियोलर थ्योरी दी थी। एल्वियोलर थ्योरी, ये जो थ्योरी थी ना, ये जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसके काफ़ी क्लोज थी, ठीक है ना, काफ़ी क्लोज थी। इनके अकॉर्डिंग जो है वो पूरे जो प्रोटोप्लाज्म है ना, पूरा प्रोटोप्लाज्म, अब देखो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया, अब यहाँ पर न्यूक्लियस को अलग से कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, अलग से नहीं कंसिडर करेंगे, सेम ही फ्लूइड तो टोटल सेल का ही है, तो अपन एक ही कंसिडर करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे छोटे छोटे एल्वियोलाई की तरह जो है वो एल्वियोलाइज जो है वो पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो है एक तरीके से एल्वियोलर थ्योरी जो थी बुटचिली की, ये थोड़ी बहुत मॉडर्न कंसेप्ट के आसपास थी। एल्वियोलर थ्योरी दी इन्होंने। इसके बाद में साइंटिस्ट आए थे ऑल्टमान। ऑल्टमान साइंटिस्ट ने दिया था आपके ग्रेन्युलर थ्योरी दी थी, रेटिकुलर थ्योरी इन्होंने नहीं दी थी, ठीक है ना, ग्रेन्युलर थ्योरी। ग्रेन्युलर थ्योरी, इनके अकॉर्डिंग जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिर्फ एक ही टाइप के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स से मिलकर बना होता है, कणिका से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, छोटी छोटी कणिकाएं जो है वो इसमें पाई जाती है, इन्होंने कहा था ऑल्टमान ने। तो थर्ड साइंटिस्ट आए हैंस लीन।
हेंसलिन साइंटिस्ट, हेंसलिन ने दी थी रेटिकुलर थ्योरी, ठीक है ना, क्या दी थी, रेटिकुलर थ्योरी, ठीक है। देखो रेटिकुलर थ्योरी, जालिकावत जो है, रेटिकुलर का मतलब होता है जो चीज़ जाल में, जाल के रूप में उपस्थित हो। तो रेटिकुलर थ्योरी क्या कहती थी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके वो पूरा काफ़ी सारे छोटे छोटे फिब्रिल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं जो आपस में एकदम रेटिकुलर मैनर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, जाल बना लेते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो है वो हेंसलिन ने कहा कि रेटिकुलर थ्योरी उन्होंने दी थी, जालिकावत सिद्धांत जो है वो इन्होंने दिया था कि प्रोटोप्लाज्म इसके अकॉर्डिंग रेटिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होता है, ठीक है। उसके बाद में 2 साइंटिस्ट थे, फिशर है ना, विल्सन फिशर थे, और एक थे आपके जो है विल्सन फिशर हो गए, और एक साइंटिस्ट थे आपके फ्लेमिंग, ठीक है ना। इन्होंने दो है थ्योरीज दी थी। अब देखिए, एक थे आपके फिशर, विल्सन फिशर, ठीक है, और एक थे आपके फ्लेमिंग। ने इन्होंने तो दी थी आपके, देखो इन्होंने तो दी थी कोलोइडल थ्योरी, ठीक है, कोलोइडल थ्योरी दी थी, कोलोइडल सिद्धांत दिया था। जबकि फ्लेमिंग ने जो है, ठीक है ना, फ्लेमिंग ने दिया था इसके आपके, फ्लेमिंग ने जो दिया था वो आपके थी, इसको हटाते हैं क्योंकि कोलोइडल थ्योरी सबसे लास्ट में दी गई थी। देखो फिब्रिलर थ्योरी दी गई थी, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने बारी बारी से जो है वो ये थ्योरीज दी थी, ठीक है। सो फिब्रिलर थ्योरी फ्लेमिंग ने दी, कोलोइडल थ्योरी जो है वो आपके फिशर ने दी, विल्सन फिशर ने दी थी। एंड कोलोइडल थ्योरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मान्य थी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि उसमें कुछ पार्ट जो है वो लिक्विड होता है और कुछ पार्ट सॉलिड होता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म एक तरीके का सेमी फ्लूइड है, अर्ध तरल पदार्थ होता है, पूरी तरीके से फ्लूइड मटेरियल नहीं होता, वो पूरी तरीके का कंप्लीटली तरल भाग उसमें नहीं पाया जा रहा। सो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो थी ना वो तो कोलोइडल की थी। लेकिन हेंसलिन जो थे, जैसे हेंसलिन जो है इन्होंने सबसे एंड में दी थी थ्योरी, ठीक है ना, हेंसलिन ने सबसे एंड में थ्योरी दी थी, तो सबसे एंड कंसेप्ट इनका था। तो अलग अलग बुक्स अलग अलग चीज़ें लिखती हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक सिंपल बात ध्यान रखो, पहले तो आपको एक हक्सले का नाम याद रखना है जिन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो थी वो थी आपके कोलोइडल थ्योरी, जो कि दी थी विल्सन फिशर ने, ठीक है ना, किसने दी थी, विल्सन फिशर ने दी थी, ठीक है। हेंसलिन ने रेटिकुलर, ऑल्टमान ने ग्रैन्युलर थ्योरी दी। सबसे एंड में जो थ्योरी दी गई थी लास्ट में वो दी थी हेंसलिन ने, ये ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट बुर्चिली ने दी थी और सबसे लास्ट हेंसलिन ने दी थी, ठीक है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल जो माना गया था वो विल्सन फिशर की थ्योरी थी, वो थी कोलोइडल थ्योरी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये बात भी अपन ने कर ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, अब वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी की बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को वो करवाता है, ठीक है ना, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी वो करवा रहा है। जैसे अपन ने बात करी मूवमेंट की, रेस्पिरेशन की, ठीक है, रिप्रोडक्शन की, लाइफ साइकिल को चलाने की, एक्सक्रीशन की वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें प्लांट सेल और अदर एनिमल सेल्स, ठीक है, दोनों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। देखिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना उसके अंदर कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी देखने को मिलती है और कुछ जो होती हैं वो वेस्ट मटेरियल भी देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है वो वास्तव में जब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं तो ना केवल जो अभी मैंने मटेरियल्स आपको बताए थे, वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, लिपिड हो गया, फैट हो गई है ना, लिपिड क्या फैट, प्रोटीन हो गया, डीएनए, आरएनए, इनके अलावा भी आपको है ना, इनके अलावा जो चीज़ें जो देखने को मिल रही है, ठीक है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना होता है ना। जो मैंने बताया इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, फैट है, प्रोटीन है और आपके लिपिड है, इसको अपने डिटेल में पढ़ना होता है, वसा, प्रोटीन वगैरह को, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना इसके अंदर मेनली आपको 3 टाइप के मटीरियल्स देखने को मिलते हैं। 3 टाइप के मटीरियल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझिएगा इसको। इसमें देखिए एक तो होता है आपके रिजर्व मटीरियल, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मटीरियल्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। मतलब जो मटीरियल्स आपने अभी देखे ना उन्हीं में से अपने को करना है और कुछ नहीं है। रिजर्व मटीरियल यानी एकत्रित पदार्थ,
एकत्रित पदार्थ रिजर्व मटेरियल। इसके अलावा होता है कुछ सिक्रेटरी मटेरियल, सिक्रेटरी मटेरियल्स यानी स्त्रावी पदार्थ, स्त्रावी पदार्थ, ठीक है। इसके अलावा आप और देखिए, एक होते हैं एक्सक्रीटरी जो किसी काम के नहीं होते, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। देखिए एक सिंपल बात समझ के देखिएगा। देखिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो क्या करता है कि कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एकत्र करके रखता है, रिजर्व कर लिया उसने। रिजर्व का मतलब है कि जिस चीज़ को रिजर्व करके रखा जाए ना, वो यूज़ करने के लायक है, ठीक है ना, यूजेबल होगी वो चीज़। तो जो चीज़ सेल के, कोशिका के काम में आ सकती है, उसको तो अपन कहते हैं रिजर्व मटेरियल, ठीक है। जिसके अंदर आपको मेनली 3 चीज़ें देखने को मिलती है रिजर्व मटेरियल में, वो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये 3 चीज़ें जो है वो सेल, जाहिर सी बात है कि देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये हमारी बहुत बॉडी की जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको करवाने में हेल्प करते हैं। इसके बिना तो एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। प्रोटीन के बिना अपनी बॉडी बिल्ड नहीं हो सकती, फैट के बिना अपनी बॉडी की रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, सेल्स की रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, वुंड जो है वो हील नहीं कर पाएंगे, घाव नहीं भर पाएंगे, है ना। और फैट एनर्जी भी स्टोर करता है एक तरीके से, ठीक है ना। सेकेंडरी टिश्यू होते हैं, सेकेंडरी मटेरियल होता है जो फैट एनर्जी को स्टोर करता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट में होती है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम तुरंत अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि रिजर्व मटेरियल जो होते हैं वो बॉडी को किसी ना किसी तरीके से जो है वो यूज़फुल होते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो रिजर्व मटेरियल जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रहता है, जैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो गया तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में मिलेगा। फैट आपको फैट ग्लोब्यूल्स में यानी वसा कणिकाओं या वसा गोलिकाओं के फॉर्म में मिलेगा। प्रोटीन जो है वो आपको जगह जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन सिक्रेटरी सब्सटेंस में। सिक्रेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं कि इसको पदार्थ सिक्रेट करता है, ठीक है, स्त्राव करेगा, जाहिर सी बात है अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सिक्रेटरी मटेरियल होते हैं ना, ऐसा मत समझना कि सेल्स ने इसको बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब ये यूजफुल नहीं है। यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन ये अपने फायदे के लिए इसको बाहर निकालता है सेल्स, ठीक है। जैसे कि एंजाइम्स, इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आती है आपके एंजाइम्स और दूसरे आते हैं आपके नेक्टर, मकरंद। देखो भाई, नेक्टर जो है फ्लावर्स के अंदर मिलता है। फ्लावर्स की सेल से नेक्टर बाहर निकलता है, सिक्रीट होता है, जो कि डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं ना, जनरली इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स के अंदर से एक स्वीट सी स्मेल आती है जो कि नेक्टर के कारण आती है। और जो इंसेक्ट हैं जैसे हनी बी वगैरह है, वो यहाँ पर फ्लावर के ऊपर जो है वो आएगी, केवल नेक्टर के लिए आती है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि वो अट्रैक्ट होती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। तो देखो प्लांट्स जो है वो नेक्टर को सिक्रीट करते हैं। नेक्टर जो है वो किसी इंसेक्ट को मिला तो नेक्टर जो है वो उस इंसेक्ट के लिए फूड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट शुगर से ही मिलकर बना होता है, ठीक है ना, स्वीट स्मेल होती है इसकी बिल्कुल। तो अब इंसेक्ट जो है ना, उनको तो क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपने फायदे के लिए ये करेंगे। प्लांट्स क्या करेंगे कि जो पॉलिनेशन, इनको जो इंसेक्ट पॉलिनेशन कराना होगा, कीट परागण, कि भाई अपने पोलन ग्रेन जो है परागकण वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर लेके जाने हैं, तो उसके लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना जरूरी है ना, ताकि इंसेक्ट जब नेक्टर लेने आए तो पोलन ग्रेन उनके हाथ पैरों से चिपक जाएं और फिर वो जाकर के किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन जो है वो उसकी ब्रशिंग हो जाए एक तरीके से, है ना, वहाँ पर चला जाए। तो पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए नेक्टर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अपन डिटेल में इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जो है जाहिर सी बात है उनको डक्ट में सिक्रीट किया जाता है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं जो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी को करवाते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अपन। बस इतना ध्यान रखना कि सिक्रेटरी सब्सटेंस को सेल्स अपने से बाहर भले ही निकालती है लेकिन अपने फायदे के लिए निकालती है, ठीक है ना, किसी बॉडी की एक्टिविटी को ही करवाने के लिए निकाल रही होती है। जैसे देखो नेक्टर ने पॉलिनेशन में हेल्प किया, है ना, नेक्टर ने एक तरीके से क्या करा, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प किया। तो पॉलिनेशन तो रिप्रोडक्शन का ही टाइप है ना, रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है, मतलब है ना, उसका प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन में प्रोटोप्लाज्म हेल्प करता है, साफ सी बात है।
बॉडी की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ है उसको एंजाइम्स करवा रहा है, एंजाइम्स को सिक्रीट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन सेल से बाहर सिक्रीट किया जाता है, रिजर्व नहीं रखे जाते, ठीक है ना। रिजर्व मटेरियल में इसका कोई रोल नहीं होता। फिर आते हैं अपन इसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पर। देखिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में आपको कुछ देखने को मिलते हैं एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स में आ जाते हैं जैसे कि आपके निकोटीन वगैरह हो गई, ठीक है ना, निकोटीन हो गई, मॉर्फिन हो गई, ठीक है, निकोटीन, मॉर्फिन, रेसरपाइन, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारी होती है, एट्रोपाइन होती है, या जो अपन चाय जो ले रहे हैं थीन जिसको अपन कहते हैं कैफीन, वो सब क्या होते हैं एक तरीके से ये एल्केलॉइड्स होते हैं। एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो वास्तव में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, प्लांट के किसी काम के नहीं होते, तो इनको बाहर एज अ वेस्ट मटेरियल जो है वो निकाल भी सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग वेस्ट मटेरियल को अलग अलग तरीके से लिया जाता है, यूज़ कर सकते हैं। एल्केलॉइड्स के अलावा आपको गम देखने को मिलेगा, गोंद, ठीक है ना, गोंद बात करेंगे इसको कैसे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, सब कुछ आ जाएगा अपने, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। गम निकाला जाता है, टैनिन है, टैनिन, ठीक है ना, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, टैनिन, रेजिन, लेटेक्स, एंड लास्ट वन इज मिनरल क्रिस्टल, मिनरल क्रिस्टल्स, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए गोंद जो होता है, जो गम वगैरह होते हैं, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट वगैरह के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ किसी किसी को अपन देखेंगे कि कुछ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स होंगे, उसी का थोड़ा सा रूपांतरण होंगे तो उसको निकाला जाएगा। कुछ होंगे जो प्लांट की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, उसमें से निकाला जाता है उसको। किसी किसी को सेल वॉल जो होती है, जो कोशिका भित्ति है, उसमें से बाहर निकाला जाएगा। लेटेक्स से इसका क्या यूज़ होता है ना, रबर बनाने में यूज़ आएगा इसका, ठीक है ना, हेल्प बात करेंगे अपन, ठीक है। गोंद गम जो होता है, गम का यूज़ भी बहुत सारी जगह पर किया जाता है ना, लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर भी किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम ये सारी चीज़ें जो है वो इनको डिटेल्स के अंदर अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितने प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर फाउंड इन दी प्रोटोप्लाज्म। 3 प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। रिजर्व मटेरियल जो संग्रहित किया गया पदार्थ है, सिक्रीटरी मटेरियल जिनको सेल सिक्रीट करेगी लेकिन अपने फायदे के लिए करेगी, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो प्लांट के किसी काम के नहीं होते लेकिन हम उनको प्राप्त करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में क्लास में अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमसे जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।